हेलो एवरीवन, कैसे आप? डियर फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करेंगे हिमालयन माउंटेन्स। इसमें सिर्फ मुझे 2 मिनट्स लगेंगे। और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे 5 हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया। टॉप 5 हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो आता है, यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन है, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि अगर ऑप्शन में K2 होगा, ठीक, तो आप उस वक्त K2 को ही टिक करना, ठीक। वरना फिलहाल हम क्या मानते हैं, कंचनजंगा ही इंडिया का हाईएस्ट पीक है, क्योंकि वो जो K2 का रीजन है, वो जो गॉडविन ऑस्टिन का रीजन है, वो पाकिस्तान के अंडर है, इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक। तो इसलिए हम मानते हैं कंचनजंगा जो है इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। कहाँ पे है कंचनजंगा? ये सिक्किम में है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? इसकी हाइट है 8586 मीटर। कितना है? 8586 मीटर इसकी हाइट है। और सेकंड हाईएस्ट पीक है कौन है इंडिया का? सेकंड हाईएस्ट पीक इंडिया का कौन है? वो है नंदा देवी। नंदा देवी जो है इट सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। नंदा देवी उत्तराखंड में है और इसकी जो हाइट है वो है 7816 किलोमीटर, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसकी हाइट 7816 मीटर है। इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट पीक है इंडिया का, वो है कैमेट। कैमेट भी उत्तराखंड में ही है और इसकी हाइट जो है दैट इज 7556 मीटर। और फोर्थ हाईएस्ट पीक जो इंडिया का है वो है साल्टोरो कंगरी। साल्टोरो कंगरी कहां पे है? लद्दाख में है। इसकी हाइट कितनी है? 7742 मीटर। और फिफ्थ हाईएस्ट पीक जो है इंडिया का, वो है सीसर कंगरी, ठीक है। फोर्थ हाईएस्ट है साल्टोरो कंगरी और फिफ्थ हाईएस्ट है सीसर कंगरी। सीसर कंगरी कहां पे? ये भी लद्दाख में है और इसकी हाइट 7672 मीटर है। अब ये जो है ना हाइट जरूरी याद नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ आप कंचनजंगा का याद रखना और नंदा देवी का याद रखना। ये जो बाकी तीन है ना, इनका अगर आप हाइट याद नहीं रखोगे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनकी हाइट याद रखना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन कंचनजंगा और नंदा देवी का आप याद रखना। यहां पे और एक पॉइंट जो है, जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा वर्ड का मतलब आपको पता क्या है? कंचनजंगा का मतलब है 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के 5 खजान। कंचनजंगा का मतलब क्या है? 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के 5 खजान, ठीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन है? कंचनजंगा। सेकंड हाईएस्ट कौन है? नंदा देवी। थर्ड हाईएस्ट कौन है? कैमेट। फोर्थ है साल्टोरो कंगरी। फिफ्थ है सेसर कंगरी। कंचनजंगा कहां पे? सिक्किम में। नंदा देवी और कैमेट है उत्तराखंड में। साल्टोरो कंगरी और सेसर कंगरी है लद्दाख में। चलिए आप देख लीजिए 5 हाईएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े जो 5 पीक्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड, सॉरी, 5 हाईएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर, ठीक। और माउंट एवरेस्ट कहां पे है? ये नेपाल और चाइना में फैला हुआ है। कहां पे है? ये नेपाल और चाइना में फैला हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका पोर्शन है वो कहां पे है? वो नेपाल में ही है। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं, हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। वरना इसका अगर देखा जाए, इसका जो कुछ पोर्शन है वो कहां पे है? वो चाइना में भी है, लेकिन ज्यादा पोर्शन नेपाल में है। इसलिए हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है। माउंट केटू कहां पे है? माउंट केटू जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर और इट इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। तो ये कहां पे है? ये पाकिस्तान और चाइना में फैला हुआ है, ठीक। और थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन है? थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8586 मीटर। ये नेपाल और इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। कंचनजंगा जो है ना, इसकी हाइट 8586 मीटर है। ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है और ये कहां पे है? ये नेपाल और इंडिया में है। ध्यान रखना, इसका जो ज्यादातर पोर्शन है, इसका जो ज्यादातर रीजन जो इसका है वो कहां पे है? वो नेपाल में। कहां पे? शाबाश, नेपाल में है। इसका कुछ पोर्शन जो इंडिया में भी है ना, इसका जो कुछ पोर्शन इंडिया में है, हम इंडियन जो है हम इसको रिगार्ड करते हैं, हम इसी को कंसीडर करते हैं एज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने आपको बोला कंचनजंगा जो है ये नेपाल में भी फैला हुआ है और इंडिया में भी ये फैला हुआ है। तो इसका जो पार्ट हमारे इंडिया में है, हम कंसीडर करते हैं कि वो हमारे इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। कहां पे है कंचनजंगा? शाबाश, सिक्किम में। लाहौत्सी जो है इट इज फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। इसकी हाइट कितनी है? 8516 मीटर इसकी हाइट है और ये भी नेपाल और चाइना में फैला हुआ है। सबसे जो लास्ट पे आता है कि फिफ्थ हाईएस्ट पीक जो है, फिफ्थ हाईएस्ट पीक जो है ये वो कौन सा है? शाबाश, वो है मकालो, ठीक है।
ठीक है। फिफ्थ हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का कौन है, वो है मकालू। मकालू की हाइट कितनी है, 8485 मीटर। ये भी नेपाल और चाइना में फैला हुआ है। एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन है, वो है माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है वर्ल्ड का, वो है माउंट केटू। थर्ड हाईएस्ट पीक कौन है वर्ल्ड का, वो है कंचनजंगा। फोर्थ हाईएस्ट पीक कौन है वर्ल्ड का, वो है लाहौत्सी। और फिफ्थ हाईएस्ट पीक है मकालू। ठीक। और माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल चाइना में फैला हुआ है। माउंट केटू कहां पे, पाकिस्तान चाइना में फैला हुआ है। कंचनजंगा नेपाल इंडिया में है। लाहौत्सी कहां पे है, नेपाल और चाइना में। मकालू है नेपाल और चाइना में। यानी कि आप देख सकते हो ना, कंचनजंगा, लाहौत्सी, मकालू जो है ना, इनका ज्यादातर जो पार्ट है वो कहां पे, वो नेपाल में ही है। लेकिन इसका कुछ पोर्शन इंडिया, बाकी जो इसका कुछ पोर्शन है वो या तो इंडिया में है या तो चाइना में है, जैसे कि आप इस पे देख सकते हो। और ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट पता है आपको कहां पे है, माउंट एवरेस्ट कहां पे है, माउंट एवरेस्ट पड़ता है महालंगर हिमालयाज में। कहां पे, माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट पड़ता है, इट लाइज इन महालंगर हिमालयाज। ठीक है, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहां पे पड़ता है, वो महालंगर हिमालयाज में पड़ता है। ठीक है, हो गया। तो यहां तक आपका जो हिमालयन माउंटेन्स है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पे फ्राइडे को तो आपका लेक्चर नहीं आएगा, मतलब कल तो आपका लेक्चर नहीं आएगा। सैटरडे को मैं आपको एक टेस्ट सिर्फ लूंगा। ठीक है, सैटरडे को सिर्फ मैं आपको एक टेस्ट लूंगा और टेस्ट के बाद हम फिर से अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक नया फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, आप यहां पे देख सकते हो, ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो चॉकलेट कलर का पोर्शन आप देख रहे हो, ये हिमालयन माउंटेन्स दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पे हिमालयन माउंटेन्स से प्रेडेड है। अब जो यहां पे आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हो, ग्रीन कलर्ड पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा, शाबाश, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्दर्न प्लेन्स को। किसको, शाबाश, ये रिप्रेजेंट करता है, ये शो करता है नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो इंडिया में कहां कहां पे स्प्रेडेड है। तो किन स्टेट से ये किन स्टेट्स में ये स्प्रेड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी डायग्राम में आप दो चीजें नोट कीजिए। आप देख सकते हो जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ये हिमालयन माउंटेन्स के, ये हिमालयन माउंटेन्स के साउदर्न साइड में पड़ता है ना। ये हिमालयन माउंटेन्स का नॉर्दर्न साइड है, ये हिमालयन माउंटेन्स का साउदर्न साइड है। तो आप देख सकते हो जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये हिमालयन माउंटेन्स के साउदर्न साइड में पड़ता है। यह हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे आप देख सकते हो, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउदर्न साइड पे क्या पड़ता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउदर्न साइड पे पड़ता है पेनिनसुलर प्लेटू। क्या इसको हम बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं पेनिन। ये जो आप येलो कलर पोर्शन देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, तो हमने ये देखा पेनिनसुलर प्लेटू और हिमालयाज के बीच में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना। पेनिनसुलर प्लेटू और हिमालयाज के बीच में क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स पड़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउदर्न साइड पे क्या पड़ते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, एक एक करके पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, शाबाश, देखिए, वेरी गुड। देखिए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, या जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। अभी जो हमने डायग्राम में देखा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज एंड टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। टू द साउथ ऑफ हिमालयाज है ना, हिमालयाज के साउदर्न साइड पे पड़ते हैं और पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है। ये पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न साइड ये है और पेनिनसुलर प्लेटू का साउदर्न साइड ये है। आप देख सकते हो पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न साइड पे और हिमालयाज के साउदर्न साइड पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, वो लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, दे आर फॉर्मड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स, यानी कि दे आर फॉर्मड ऑफ एलुवियम। एलुवियम किसका बना हुआ होता है, आपको मैंने इससे पहले भी बताया है। एलुवियम कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सिलेट, सैंड,
स्टोन्स, ठीक है, इसमें पेबल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक। तो जो हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया होते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो हमारे हैं वो किसके बने हुए हैं, वो एलुवियल डिपॉजिट्स के बने हुए हैं। और ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं ये पता है कहां से आए हैं, ये एलुवियल डिपॉजिट्स पता है यहां पे किसने डिपॉजिट किए हैं, ये 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ने डिपॉजिट किया है। यानी कि रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ये 3 जो रिवर हैं, 3 जो रिवर सिस्टम्स हैं, एक गंगा और दूसरा इंडस, एक गंगा दूसरा इंडस एंड थर्ड दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी कि इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने ये एलुवियल डिपॉजिट्स यहां पे लाए हैं। गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने यहां पे ये एलुवियल डिपॉजिट्स जमा किए हैं। और जो ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो रिवर्स हैं, उन्होंने मिला के, उन्होंने सब मिलजुल के उन्होंने क्या लाए हैं, ये एलुवियल डिपॉजिट्स यहां पे जमा किए हैं, स्टोर किए हैं, और फिर हमारे यहां पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बना है। ठीक है, फिर से मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं। मैंने आपको बोला जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये एलुवियल डिपॉजिट्स के बने हुए हैं। ये एलुवियल डिपॉजिट जो है, ये जो एलुवियम है, ये किसने लाया है, ये 3 मेजर रिवर सिस्टम जो है हमारे इंडिया के, दैट इज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये इन्होंने, ये जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, एक तो इन्होंने खुद ये एलुवियल डिपॉजिट लाया है, और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, उन्होंने भी एलुवियल डिपॉजिट्स जमा किए कहां पे, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, और फिर हमारा ये प्लेन रीजन बना है। ठीक, और अगर हम अब बात करेंगे लेंथ की, ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है इनकी नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो कितनी है, वो है 3200 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितनी है, शाबाश, 3200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है किसकी, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, फ्रॉम माउथ ऑफ इंडस तो माउथ ऑफ गंगा। हाँ, याद रखना, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो इंडस के माउथ से लेकर गंगा के माउथ तक फैले हुए हैं। ठीक है, वो इंडस के माउथ से लेकर गंगा के माउथ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो कितनी लेंथ है इनकी, 3200 किलोमीटर। अब अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, इसकी विड्थ की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ टू साउथ जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, वो है 150 to 300 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 150 to 300 किलोमीटर इसका क्या है, विड्थ है। और ध्यान रखना, ये इस पता है ये सबसे ज्यादा वाइड कहां पे है, वाइडेस्ट इन वेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी विड्थ कहां पे है, वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, और वहां पे वेस्टर्न साइड जो है ना, वेस्टर्न साइड में इसकी जो विड्थ है, कुछ पोर्शंस में वेस्टर्न साइड पे इसकी विड्थ 500 किलोमीटर भी है। एवरेज विड्थ जो हमने देखी वो 150 to 300 किलोमीटर है। एवरेज विड्थ जो इनकी है वो है 150 to 300 किलोमीटर। लेकिन हम अगर वेस्टर्न साइड पे देखेंगे, वेस्टर्न साइड पे सबसे ज्यादा वाइड है। वहां पे कुछ रीजन में हमें देखने को मिलता है, वहां पे विड्थ 500 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। ठीक है, और जितना हम ईस्टर्न साइड में आते हैं, ठीक है, जितना हम वेस्ट से लेकर ईस्टर्न साइड में आएंगे, उतना जो इसकी विड्थ है वो कम होती रहती है। ठीक है, एरिया जो इसका है, एरिया कितना है, 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक, तो पहले मैं आपको फिर से एक डायग्राम पे ये समझा देता हूं, देख लीजिए। ईस्ट टू एक सेकंड, यहां पे आप देख सकते हो ईस्ट, सॉरी यहां पे ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इसकी कितनी लेंथ है, 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक, और विड्थ की अगर हम बात करेंगे, तो विड्थ इसका कितना है, 150 to 300 किलोमीटर। अभी जो यहां पे आपने देखा विड्थ जो इसकी है वो कितनी है, 150 to 300 किलोमीटर इसकी विड्थ है। वाइडेस्ट ये कहां पे है, ये वेस्टर्न साइड पे सबसे ज्यादा वाइड है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे ध्यान रखना, वेस्टर्न साइड पे ये सबसे ज्यादा वाइड है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे ये सबसे ज्यादा वाइड है। यहाँ पे तो डायग्राम में आपको अच्छे से दिखता नहीं होगा। ठीक है, ये डायग्राम जो है ना, ये रफली, ये कंप्यूटराइज्ड एक रफली डायग्राम बनाई गई है यहाँ पे, वरना इसकी विड्थ जो है ना वेस्टर्न साइड पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, 500 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। ठीक, जितना हम ईस्टर्न साइड में आते हैं ना, ऐसे जितना हम ईस्टर्न साइड में आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी विड्थ जो है वो कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कम विड्थ है इसकी। ठीक, और एरिया जो इसका है वो कितना है, 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडस के माउथ से लेकर, ठीक है, इंडस के यहाँ पे हमारा इंडस रिवर बहता है ना, यहाँ से ऐसे हमारा इंडस रिवर बहता है। ठीक, यहाँ पे ऐसे हमारा इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर से लेकर, इंडस से लेकर कहां तक, शाबाश, हमारे गंगा के माउथ तक ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये फैले हुए हैं।
अब देख लीजिए, ग्रेट प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है ना, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना, इनको हम इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इसको हम इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं ये तो बने हैं किसकी वजह से? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से ये जो बने हैं प्लेन्स, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एल्यूएम, यानी कि अगर हम ग्रेट प्लेन्स को खोदेंगे, तो हमें 1000 से लेकर 2000 मीटर तक, ठीक है, 1000 से लेकर 2000 मीटर तक हमें क्या देखने को मिलेगा? एल्यूअल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एल्यूएम देखने को मिलेगा। तो डेप्थ ऑफ एल्यूएम कितनी है नॉर्दर्न प्लेन्स में? 1000 टू 2000 किलोमीटर, और वी कैन से दैट 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर जो है, दैट इज डेप्थ ऑफ एल्यूएम इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप देख लीजिए, आप डिफरेंट जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स की डिफरेंट थ्योरीज रिगार्ड्स द ओरिजिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जिस तरीके से हमने देखा था कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड आपस में टकराई, फिर वहां पे हिमालयन माउंटेन्स खड़ा हो गए, वो चीज हमने देखा, वो थ्योरी हमने देखी। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन जो है ये कैसे ओरिजिनेट हुए, ये वजूद में कैसे आए, देख लीजिए बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी अपनी थ्योरी देती है। कुछ जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्ट वैली थी। रिफ्ट वैली क्या होता है? यानी कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीच में एक क्रैक है, ठीक है, ये मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के बीच में एक क्रैक है, ठीक है, वो जो क्रैक है, वही क्रैक क्या हुआ? वही क्रैक फिलअप हुआ, और फिलअप होने की वजह से फिर क्या हुआ? यही क्रैक जो है ये फिलअप हुआ और यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन बने, ठीक है। कुछ जियोग्राफर्स का ये मानना है कि ये यहाँ पे एक रिफ्ट वैली थी। रिफ्ट वैली हम किसको बोलते हैं? जो क्रैक होता है अर्थ के बीच में, ठीक, यानी कि यहाँ पे एक क्रैक हुआ था, फिर यहाँ पे रिवर्स आए, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर आए, उन्होंने यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और ये फिलअप हुआ, तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन बने। कुछ जियोग्राफर्स का ये मानना है, लेकिन कुछ जो जियोग्राफर्स है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स वो अलग अलग थ्योरी देते हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन था, यानी कि यहाँ पे एक डिप्रेशन था, और यहाँ से भी प्लेन रीजन था, यहाँ से भी प्लेन रीजन था। यहाँ पे नॉर्दर्न साइड पे हिमालयन माउंटेन्स थे, यहाँ से जो रिवर्स डिसेंड होते थे वो सेडिमेंट साथ में लाते थे, वो यहाँ पे इसको डिपॉजिट करके एक टाइम पूछा, तो ये भी क्या हो गया? फिलअप हो गया, तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन बन गया। कुछ जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन था। लेकिन जो रिसेंट, जो सबसे ज्यादा जो थ्योरी मानी जाती है ना, जो रिसेंट थ्योरी है, जो जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास मतलब किया जाता है, तो वो थ्योरी क्या कहती है? उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि जिस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने, जिस वक्त दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गए थे, ठीक है, जिस वक्त दो प्लेट्स आपस में क्या हुए? उनका टकराव हुआ, ठीक, तो टकराव होने की वजह से यहां पे एक डिप्रेशन बना था, एक ट्रफ बना था, ठीक, वही ट्रफ फिलअप होके ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने। मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बने थे, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। देखिए, उनका मानना यह है कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, तो हिमालयन माउंटेन्स ऐसे खड़ा हुए, ऐसे जब हिमालयन माउंटेन्स खड़ा हुए, तो ये जो बेस है, ठीक, ये जो बेस यहां पे आप देख रहे हो, ऐसे वो दो प्लेट्स आए और ऐसे हिमालयन माउंटेन्स खड़ा हुए, और यहां पे जो बेस थी, बेस पे क्या बना? डिप्रेशन बना, बेस पे क्या बना? एक ट्रफ बना, और वही ट्रफ क्या हुआ? यहां से फिर जो हिमालयन माउंटेन्स डिसेंड होते थे, वो एल्यूअल डिपॉजिट्स लाते थे, वो इस ट्रफ में क्या होते थे? वो इस ट्रफ में वो एल्यूअल डिपॉजिट सेडिमेंट्स जुमा हुए, ठीक, और एक वक्त ऐसा पूछा, ये जो बबल शेपर्ड स्पेस यहां पे बनी थी, यहां पे जो बबल शेपर्ड स्पेस बनी थी, तो वो फिलअप होके प्लेन एरिया उसका बना, तो नॉर्दर्न प्लेन्स वजूद में आए। तो ये कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है, ये रिसेंट थ्योरी कहती है, ठीक। तो इसी पे आज जो है ना, आज जो थ्योरी मानी जाती है वो यही थ्योरी मानी जाती है कि ये हिमालयन माउंटेन्स बनने के टाइम पे यहाँ पे एक डिप्रेशन बना था, वही डिप्रेशन जो है वो फिलअप होके क्या बना? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बना। हाँ जी, नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 डिविजन्स में, ठीक है, इसके फर्दर हम 4 डिविजन्स करते हैं। एक है आपका बबर रीजन, ठीक, दूसरा है आपका तराई रीजन, ठीक है, बबर तराई भी पढ़ते हैं, तेराई भी पढ़ते हैं, ठीक है, तेराई भी पढ़ते हैं और तराई भी इसको हम पढ़ते हैं, ठीक, बबर, तराई और कुने शबाश बंगर और खदर, ठीक है, बबर, तराई, बंगर और खदर। अब देख लीजिए, बबर पहले हम डिस्कस करेंगे। बबर रीजन जो है इट्स ए नैरो बेल्ट, बबर रीजन जो है इट्स ए नैरो बेल्ट, यानी कि इट्स ए नैरो बेल्ट ऑफ लैंड, जिसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 8 to 15 किलोमीटर। एनसीईआरटी जो है वो लिखती है 8 to 10 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसकी 10 किलोमीटर इसकी विड्थ है,
ठीक है। बबर रीजन की विड्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक, एनसीईआरटी 8 to 10 किलोमीटर लिखती है, तो हम भी यही याद रखेंगे, 8 to 10 किलोमीटर इसकी अप्रोक्सीमेटली विड्थ होती है। ठीक, और ये जो बबर रीजन है ये रन करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू शिवालिक्स। मान लीजिए यहाँ पे हिमाद्री है, यहाँ पे मिडल हिमालयस है, यहाँ पे शिवालिक्स है। ये जो हमारा बबर रीजन है ना, बबर यहाँ पे आपने अभी देखा कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो हिमालयन माउंटेन्स से कि मतलब हिमालयन माउंटेन्स के बेस से ही स्टार्ट होते हैं। अभी जो आपने डायग्राम में देखा, तो यहां पे शिवालिक्स के पैरेलली ये जो बबर रीजन है ना, ये जो बबर रीजन है ये शिवालिक्स के पैरेलली रन करता है। ठीक है, जहां से शिवालिक्स रन करते हैं वहीं से हमारा बबर रीजन भी रन करता है। ठीक, तो बबर रीजन जो है इट रनस ईस्ट टू वेस्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू शिवालिक्स। विड्थ इसकी कितनी है? 8 to 10 किलोमीटर। ठीक, और रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम हिमालयस डिपॉजिट देयर सेडिमेंटस रॉक्स बोल्डर्स हैवी मटेरियल अलोंग द फुट हिल्स एट द बेस ऑफ हिमालयस। ये हिमालयन माउंटेन्स है ना, ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स है। यहां पे इसके बेस पे क्या है शाबाश, यहां पे ऐसे हमारा बबर रीजन है ना, हमारा ऐसे यहां पे बबर रीजन है। तो यहां से जो रिवर्स डिसेंड होंगे उनका फ्लो तेज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखते हो यहां पे एक स्टीप स्लोप बना हुआ है। ठीक है, एक चढ़ाई बनी हुई है। जितने भी यहां पे हैवी डिपॉजिट, जितने भी यहां पे हैवी बोल्डर्स, बहुत बड़े चट्टान जो गिरते हैं, ठीक है, बहुत बड़े चट्टान, लैंडस्लाइड वगैरह जो होती है ना, आपने देखा होगा हिमालयन माउंटेन से बहुत बड़े चट्टान जो है ना वो नीचे आते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? हमारे हिमालयन रिवर जो है वो उनको साथ में लाते हैं। ठीक है, उनका फ्लो तेज होता है ना, तो इसीलिए क्या होता है, जो यहां पे बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना वो ऊपर से नीचे गिरते हैं। कहां? बेस पे गिरते हैं। यानी कि यहां से ये जो बोल्डर्स है, यहां से ये रॉक जो है ये रोल होके कहां गिरेगी? नीचे, यहां पे बेस पे गिरेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो हिमालयन का बेस है, ये जो हिमालयन का बेस है जहां पे हमें बबर रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि शिवालिक्स के नजदीकी जो हमें बबर रीजन देखने को मिलता है ना, यहां पे आपको बहुत बड़े चट्टान देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पे बेस पे, यानी कि ये जो बबर रीजन है ना, बबर रीजन पे सिर्फ क्या है? बहुत बड़े बड़े पत्थर ही है। ठीक है, क्या है? यहां पे सिर्फ आपको बहुत बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना भी लोड यहां से ये लाते हैं ना, जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी हैवी मटेरियल्स, हैवी रॉक्स ये साथ में लाते हैं ना रिवर्स, वो इसको यही बेस पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे स्टीप स्लोप होता है तो इसीलिए वो इसको साथ में ला सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर उसको बेस पे ये जो है ना रिवर्स, ये इसको आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पे बेस पे इसका फ्लो, वाटर का फ्लो फिर कम होता है, इसीलिए इन चट्टानों को फिर आगे नहीं ले जा पाती हैं, तो इनको यहीं पे डिपॉजिट करती हैं। ठीक, तो क्या आपने देखा? रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम हिमालयस डिपॉजिट दैट सेडिमेंट्स हैवी रॉक्स हैवी मटेरियल्स अलोंग द फुटहिल्स, यानी कि ऑन द बेस ऑफ हिमालयस। तो पोरोसिटी, यहां पे पोरोसिटी आप समझ रहे हैं ना, ये जो ऐसे चट्टान होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो चट्टान होते हैं, ठीक, ऐसे चट्टान जो होते हैं, चट्टानों के बीच में जो आप ये देख रहे हो ना, गेपस जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। क्या इसको हम बोलेंगे? पोरोसिटी। द पोरोसिटी ऑफ दीज रॉक्स, ये जो रॉक्स की पोरोसिटी है, बोल्डर्स की जो पोरोसिटी है, इज सो हाई, यानी कि यहां पे बबर रीजन में रॉक्स की पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों पोरोसिटी ज्यादा होगी? क्योंकि यहां पे बहुत, जब बड़े बड़े चट्टान होंगे, जितने बड़े चट्टान होंगे उतना ही ज्यादा गेप भी बीच में होगी, तो इसीलिए यहां पे बहुत बड़े चट्टान होते हैं, बहुत बड़े पत्थर होते हैं बबर रीजन में, तो इसलिए यहां पे भी जो गेप है इन चट्टानों के बीच में, जो पोरोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है? अब क्या होगा? पोरोसिटी से क्या होगी? देख लीजिए, ये चट्टान है, ठीक है, बहुत सारी चट्टान है यहां पे। यहां से जो रिवर होगा वो यहां पे अब गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हो जाता है? वो जो रिवर है ना, वो उसका पानी कहां जाएगा? अब उसका पानी कहां जाएगा? यहां से रिवर आता था, रिवर का फ्लो होना तो बंद मत होगा, इसने तो डिपॉजिट्स यहां पे जमा किए, लेकिन रिवर का जो फ्लो है वो कम मत होगा। रिवर का जो फ्लो है वो स्टॉप मत हो जाएगा। इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका फ्लो तो कंटिन्यू रहता है, साल भर रहता है। अब ये क्या करेगा? जो रिवर के जो बीच में जो गैप्स होती है, जो पोरोसिटी हमें गैप्स देखने को मिलती है ना रॉक्स के बीच में बबर रीजन में, तो ये अब क्या करती है? रिवर का जो पानी है ना वो इन्हीं गैप्स से चलता है। ठीक है, वो जो रिवर का पानी है ना वो अब इन्हीं गैप्स से क्या होता है शाबाश? मूव होता है, पास ऑन होता है। ठीक है, इन्हीं गैप्स से जो ये पानी है ना वो मूव ऑन होता है, पास होता है। तो अगर अब हम ऊपर से देखते हैं ना, जब हम यहां से ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हमें यहां पे ऐसा लगता है कि यहां पे कोई रिवर फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके रिवर का जो पानी है ना वो इन रॉक्स के गेप्स में से गुजरती है। ठीक है, वो इन रॉक्स के गेप्स में से फ्लो होती है। जब हम ऊपर से देखते हैं, हमें यहां पे जो रिवर्स है ना वो हमें ऐसा दिखता है कि यहां पे कोई रिवर है ही नहीं, रिवर जो है वो गायब हो चुकी है। यहां पे
यहाँ पे जब हिमालयन माउंटेन से रिवर नीचे आते हैं तो उस वक्त हमें दिखाई देता है, हाँ जी, पानी जो है वो नीचे फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेस पे आता है, जैसे बबर रीजन में आता है, पोरोसिटी हाई होने की वजह से फिर यहाँ पे ये रिवर जो है ये गायब हो जाते हैं। ये गायब नहीं हो जाते, लेकिन इसका जो पानी है ना वो गायब हो जाता है, वो इन गेप्स से क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, इसलिए हमें ये लगता है कि रिवर जो है वो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया। तो आप यहां पे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक बेड्स एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स स्ट्रीम्स फ्लो अंडरग्राउंड। तो ये जो स्ट्रीम्स है ये क्या फ्लो होती हैं, अंडरग्राउंड ही फ्लो होती हैं थ्रू द पोरोसिटी ऑफ दीज रॉक्स। सो रिवर स्ट्रीम्स डिसअपियर इन बाबर रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको बाबर रीजन में याद रखना है कि पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी यहां पे बहुत ज्यादा है। और स्ट्रीम्स जो है, स्ट्रीम्स कहां पे डिसअपियर होते हैं, स्ट्रीम्स डिसअपियर होते हैं बाबर रीजन में। कहां पे, बाबर रीजन में। बबर बेल्ट फॉर्म्स नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ ग्रेट प्लेन्स। ठीक है, जो बबर रीजन है ना, इट इज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, इट इज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स। मान लीजिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना ये बबर रीजन है। उसके बाद आपको तराई देखने को मिलेगा, उसके बाद बंगर देखने को मिलेगा, उसके बाद खदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाता है, ये आप देख सकते हो, बबर रीजन ही नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। किसका, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का। दिस एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बहुत बड़े चट्टान होते हैं, बहुत बड़ी रॉक्स होती हैं, तो इसलिए यहां पे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे सॉइल वगैरह नहीं है जिससे ये जिस पे मतलब जो कल्टीवेशन है वो की जा सकती है। तो इसलिए ये जो रॉक्स, ज्यादा रॉक्स होने की वजह से, बहुत बड़े चट्टान होने की वजह से बबर बेल्ट जो है यहां पे एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। हाँ, वो यहां पे सिर्फ वो ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, यहां पे सिर्फ वो ट्रीज ग्रो कर सकते हैं जिनके रूट्स बहुत डेप्थ तक जाते होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं ना प्लांट्स, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके रूट्स बहुत गहरे जाते हैं जमीन में, है ना, बहुत डेप्थ तक जाते हैं जमीन में। ठीक, तो वो ट्रीज यहां पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। अब देख लीजिए तराई रीजन। तराई रीजन की अगर हम बात करेंगे, तराई रीजन जो है इट रन्स पैरेलल टू बबर रीजन। ठीक है, तराई, ये मैंने आपको दिखाया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये बबर रीजन है, ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इसका बबर रीजन है, बबर रीजन के नीचे क्या है, शाबाश, तराई रीजन। ठीक, तो आप यहां पे देख सकते हो तराई रीजन जो है वो पैरेलली रन करता है। ठीक है, तराई रीजन जो है वो पैरेलली रन करता है किसको, बबर बेल्ट को। ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे, इसकी विड्थ कितनी है, शाबाश, इसकी विड्थ है 15 to 30 किलोमीटर। अभी जो आपने देखा जो बबर बेल्ट है, बबर बेल्ट का कितना है, शाबाश, 8 to 10 किलोमीटर उसकी विड्थ है। लेकिन तराई रीजन की कितनी है, 15 to 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और याद रखना ये एक मार्शी ट्रैक्ट है, यानी कि ये एक स्वैम्पी है, ये एक डेमी एरिया है। जो डैम एरिया होता है ना, ये डैम जैसा एरिया है। तराई वाला रीजन जो है ना, ये एक डैम जैसा रीजन होता है, एक मार्शी ट्रैक्ट है। ठीक, इसकी विड्थ कितनी है, 15 to 30 किलोमीटर। और एनसीईआरटी जो है वो लिखती है 10 to 20 किलोमीटर। आप एनसीईआरटी का ही याद रखना, 10 to 20 किलोमीटर इसकी क्या है, विड्थ है, किसकी, तराई की। स्ट्रीम्स दैट डिसअपियर इन बबर रीजन। बबर रीजन में अभी आपको बोला था ना मैंने कि वहां पे स्ट्रीम्स जो है वो क्या होते हैं, वो डिसअपियर होते हैं, वो गायब होते हैं। वो जो स्ट्रीम्स वहां पे डिसअपियर होते हैं, वो जो स्ट्रीम्स वहां पे गायब हो जाते हैं ना, वो फिर मतलब नजर कहां पे आते हैं, तराई रीजन में। ये हिमालयन माउंटेन्स है ना, मैंने आपको बोला यहाँ पे बहुत बड़े चट्टान जो यहाँ से ये लाते हैं स्ट्रीम्स, यहीं पे उनको डिपॉजिट करती हैं। जितना हम आगे जाएंगे ये जो चट्टान, ये जो बड़े बड़े चट्टान जो है ना, ये हमें फिर कम देखने को मिलता है। ठीक है, आहिस्ता 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 से ये गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रॉक्स का सिस्टम है ना, ये जो रॉक की सिस्टम है, ये फिर आगे जितना हम जाएंगे ना ये गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना रिवर का फ्लो आगे कम हो जाएगा ना, उतने ये चट्टान भी जो है, उतने ये जो रॉक्स हैं इनका मतलब इनकी जो डिपॉजिशन है वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो आगे हमें जितना हम आगे जाएंगे उतना इनका डिपॉजिट कम होता है। और फिर हमें आगे यहाँ पे एक मार्शी ट्रैक्ट देखने को मिलता है। ठीक, क्या देखने को मिलता है, मार्शी ट्रैक्ट, यानी कि स्वैम्पी एरिया, जिसको हम तराई बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे फिर क्या होता है, जो स्ट्रीम्स यहां पे डिसअपियर होते हैं, जो इन गेप्स से, जो पानी इन गेप्स से फ्लो होता है ना, फिर ये जो जब तराई रीजन में पहुंचता है, ये पानी जब तराई रीजन में पहुंचता है तो यहां पे ये फिर से अपियर होता है, यहां पे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स ये अपियर होता है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर से फिर से कहां पे अपियर होता है, तराई रीजन में। इसका मतलब मैंने एक ये भी किया था एक्सपेरिमेंट, आपको दिखाया था उस बकेट में मैंने किया था वो एक्सपेरिमेंट। अगर आप देखना चाहेंगे मुझे व्हाट्सएप पे करना, मैं आपको वो लिंक दिखाऊंगा उस एक्सपेरिमेंट में, उस प्रैक्टिकल से आपको मतलब अच्छे से क्लियर होगा कि स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर कैसे होते हैं और रीइमर्ज कैसे होते हैं फिर तराई रीजन में। फिलहाल आप इतना याद रखना, ठीक है,
एक्सपेरिमेंट चाहे आप देखो या ना देखो, लेकिन इतना याद रखना है आपको, स्ट्रीम्स डिसअपियर कहां पे होते हैं, बबल रीजन में, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े चट्टान होते हैं, ठीक, पोरोसिटी हाई होने की वजह से वो जो स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर होते हैं। और तराई रीजन में वो रीइमर्ज होते हैं, रीअपियर होते हैं, याद रखना, ठीक है। रीअपियर कहां पे होते हैं स्ट्रीम्स, तराई रीजन में, ठीक। इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये स्वैम्प एरिया ना डेमी एरिया है, इसका मतलब है ये फर्टाइल एरिया है और यहां पे एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन हो सकती है, ठीक। और यहां पे में थिक फॉरेस्ट्स भी देखने को मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ भी यहां पे एग्जिस्ट होती है, यानी कि यहां पे में टाइगर, एलिफेंट वगैरह जो है ना वो भी हमें यहां पे देखने को मिलते हैं, कहां पे, तराई रीजन में। तो यहां पे फॉरेस्ट्स भी होते हैं, कल्टीवेशन भी होती है, क्यों, क्योंकि ये स्वैम्पी एरिया है, मार्शी एरिया है, मार्शी ट्रैक्ट है, फर्टाइल एरिया है, इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी हमें देखने को मिलती है और फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। अब है बंगर, बंगर वाला पोर्शन देख लीजिए। बंगर, बंगर इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एल्यूमियम। बंगर जो है, बंगर इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एल्यूमियम, ठीक है। बंगर में क्या होता है, ओल्ड एल्यूमियम, यानी कि यूज्ड अप एल्यूमियम, यानी कि जिसमें जो मतलब फर्टिलिटी होती है ना, फर्टिलिटी इसमें अब कम हुई होती है, ठीक। ओल्ड एल्यूमियम जो होता है ना, देख लीजिए, जब न्यू एल्यूमियम लाते हैं ना, कहां से, जब माउंटेन से ये न्यू एल्यूमियम लाते हैं ना, फिर जब उस पर हम कल्टिवेशन करते हैं ना, उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो वो जो इसका फर्टाइल नेचर होता है वो कम होता है। क्या होता है, वो फर्टाइल नेचर कम होता है, क्यों, क्योंकि जब हम उस पर कल्टिवेशन करते हैं ना, वो जो प्लांट्स है वो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर वहां पे क्या बचता है, वो जो रेत वगैरह बचती हैं वो फिर किसी काम के नहीं आती हैं, उसको हम ओल्ड एल्यूमियम बोलते हैं। क्या उसको हम बोलते हैं, ओल्ड एल्यूमियम। ये जो बंगर है, इट रिप्रेजेंट्स एलुवियल टेरेसेस एंड लाई अबव द फ्लड लिमिट ऑफ प्लेन्स। इसका मतलब क्या है, ये जो बंगर वाला रीजन है ना, बंगर वाला रीजन जो है ये फ्लड से सेफ रहता है। देख लीजिए, मैं आपको अच्छी से अभी दिखाऊंगा, यहां पे ध्यान रखना। ये मान लीजिए ये एक रिवर है, क्या है, ये एक रिवर है, ठीक, ये एक रिवर है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना यहां पे, ये जो रिवर बैंक पे जो आप लैंड देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं, इसको हम खदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश। इसी डायग्राम में आप देख लीजिए आप, ये जो रिवर बैंक्स पे हम लैंड देखते हैं ना, लैंड के ट्रैक्ट देखते हैं, उसको हम बोलते हैं खदर, ठीक है। ये जो खदर होता है ना, खदर में होता है न्यू एल्यूमियम। क्या होता है इसमें, खदर वाले में होता है न्यू एल्यूमियम, ठीक। न्यू एल्यूमियम का मतलब क्या होता है, यानी कि देख लीजिए कंटिन्यूअसली इसका फ्लो रहता है ना, वाटर का फ्लो कंटिन्यूअसली इसमें रहता है। ये कंटिन्यूअसली जो स्लिट सैंड वगैरह लाती हैं ये इस बैंक पे डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। तो ये यानी कि ये जो मतलब ये जो ताजा ये जो डिपॉजिटर्स लाते हैं, इसमें ज्यादा क्या होती है, शाबाश, फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। यानी कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कहां पे डिपॉजिट होते हैं, ये तो इसी रिवर बैंक पे डिपॉजिट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं खदर में क्या होता है, खदर में फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो मैं यहां पे आपको बंगर पढ़ा रहा था। बंगर का मतलब क्या है, ये जो है ना ये फ्लड लिमिट से दूर रहते हैं। जब भी फ्लड्स आते हैं ना, जब भी इस रिवर में फ्लड आते हैं, ठीक, तो वो जो फ्लड्स हैं वो किसको इफेक्ट करेगा, वो एक खदर वाले रीजन तक ही सिर्फ इफेक्ट करता है। खदर के फिर जब हम आगे जाते हैं तो यहां पे हमें देखने को मिलता है बंगर वाला रीजन। कौन सा रीजन, शाबाश, यहां पे फिर बंगर रीजन है। ये जो बंगर रीजन है ना, बंगर रीजन थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। क्या होता है, शाबाश, बंगर रीजन थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, यानी कि इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, शाबाश, इसकी हाइट खदर एरिया से ज्यादा होती है। बंगर वाले रीजन की जो हाइट है वो खदर वाले रीजन से ज्यादा होती हैं। इसलिए जब यहाँ पे जब फ्लड्स आते हैं ना, वो जो सेडिमेंट्स लाते हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, वो यही खदर पे डिपॉजिट करते हैं और बंगर वाले रीजन में वो इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज क्ले। बंगर जो है यानी कि ओल्ड एल्यूमियम जो है ना, इसमें ज्यादातर क्या होता है, क्ले होती है, ठीक है, यानी कि मिट्टी होती है, ठीक। इट कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स। बंगर वाला रीजन जो है ना, इसमें कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि स्टोन्स, छोटे छोटे कंकर होते हैं, इसमें पेबल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंकर बोलते हैं, लोकली जिनको हम कंकर बोलते हैं। तो हमने देखा बंगर वाले रीजन में कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको हम लोकली क्या बोलते हैं, कंकर। तो कंकर किस रीजन में पाए जाते हैं, बंगर या खदर, शाबाश, बंगर वाले रीजन में कंकर पाए जाते हैं। अब लास्ट वन, दैट इज खदर रीजन। खदर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एल्यूमियम। न्यूअर एल्यूमियम का मतलब क्या है, यानी कि जो ताजा ये डिपॉजिट्स लाते हैं, फ्लड जो डिपॉजिट्स लाते हैं, या रिवर का जो फ्लो होने की वजह से जो डिपॉजिट्स हिमालयन माउंटेन से लाते हैं, ठीक है, वो कहां पे डिपॉजिट होती हैं, वो खदर में डिपॉजिट होती है। तो खदर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एल्यूमियम, ठीक। बंगर में होती है ओल्ड एल्यूमियम, खदर में होती है न्यूअर एल्यूमियम। खदर जो है इट फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स। ये क्या बनाते हैं, ये फ्लड प्लेन्स बनाते हैं, यानी कि ये क्या बनाते हैं, जब इसमें फ्लड्स आते हैं, यानी कि जब इसमें फ्लड्स आते हैं ना,
जब इन रिवर्स में फ्लड्स आते हैं, वो जो डिपॉजिट्स लाते हैं ना, वो डिपॉजिट्स कहाँ पे होते हैं शाबाश, इस रिवर बैंक पे होते हैं। यहाँ पे जो ये प्लेन एरिया बनता है ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू द डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लड प्लेन्स। यानी कि वो प्लेन्स जो ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड्स बनते हैं उनको बोलते हैं क्या? फ्लड प्लेन्स। तो इट फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स। हमने देखा खदर क्या बनाता है? खदर बनाता है flood plains along the river banks. A new layer of alluvium is deposited by river flood almost every year. यानी कि जब भी इस रिवर में क्या आते हैं, जब भी इस रिवर में फ्लड्स आते हैं ना, तो वो साथ में जो डिपॉजिट्स लाते हैं, वो जो नया लेयर जो डिपॉजिट्स का होता है, वो किस पे डिपॉजिट होता है? फिर इसी खदर रीजन पे, ठीक है, खदर एरिया पे। खदर इज कॉल्ड बेट इन पंजाब। जो खदर एरिया है ना, खदर का जो ट्रैक्ट है, ठीक है, इसको पंजाब में क्या बोलते हैं? बेट। याद रखना, ठीक। खदर रीजन इज नोन एज बेट इन पंजाब। इट्स एल्यूएम इज पुअर इन कैलकेरियस डिपॉजिट्स। यानी कि इसमें कंकर वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें कंकर वगैरह नहीं होते हैं, इसमें पेबल्स वगैरह, इसमें स्टोन्स वगैरह नहीं होते हैं। किसमें? खदर में, ठीक। एन एक्सटेंशन ऑफ खदर प्लेन्स इज फाउंड, एन एक्सटेंशन ऑफ खदर प्लेन्स इज फाउंड इन लवर रीच ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर जो है ना, गंगा रिवर के जो मतलब लवर रीच हैं, गंगा रिवर के जो साउदर्न रीच हैं, वहां, ये वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना, ठीक है। गंगा रिवर का जो लवर रीच है यानी कि साउदर्न साइड, कहां पे? वेस्ट बंगाल में। वहां पे ये क्या बनाते हैं? वहां पे ये डेल्टा प्लेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं शाबाश? डेल्टा प्लेन्स बनाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ओल्ड मड, न्यू मड एंड मार्श। यानी कि जिसमें यही मिट्टी डिपॉजिट्स वगैरह होती है, ठीक है, मिट्टी विट्टी वहां पे भी होती है, ऐसे ही, ठीक। ध्यान रखना, इतना ही सिर्फ आप याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में लोअर रीच ऑफ गंगा पे क्या होता है? खदर प्लेन जो है ये डेल्टा प्लेन्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो डेल्टा प्लेन्स है ना, डेल्टा प्लेन्स एक पार्ट है किसका? डेल्टा प्लेन जो है ये एक पार्ट है किसका? खदर प्लेन्स का। यहां पे आप देख सकते हो ये एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये एक पार्ट है किसका? खदर प्लेन्स का। लेकिन कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7051578223 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझे ज़रूर बताना आज का वीडियो आपको कैसे लगा, और मुझे आप ज़रूर व्हाट्सअप करना। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा, जो पेड कोर्स का ग्रुप है ना, वो हमने बनाया है। आप में से अभी सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने ऐड किए हैं, बाकी अभी रह चुके हैं। जो अभी वहाँ पे ऐड नहीं हो चुका है वो मुझे व्हाट्सअप करेगा, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कल मुझे लगता है, कल तो फ्राइडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को छुट्टी होती है, ठीक। सैटरडे को हम आपका टेस्ट लेंगे हिमालयन माउंटेन्स का, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।